हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्लास 12 के फिजिकल का चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ, जो कि मैंने आपको इसी बुक में से करवाया है और काफ़ी आसानी से करवाया है। और मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ के इसमें बताया गया है और अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन करा गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो हमारे जो ये 3 चैप्टर है, इसमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 तक है। तो मैंने आपको इस एक वीडियो में मैंने आपको 3.1 एंड 3.2 करवाया है, काफ़ी अच्छे से करवाया। मैंने एक्सप्लेन करा है इसके अंदर एक एक लाइन को पढ़ के। और मैं आपके लिए 3.3 एंड 3.4 और 3.5 जो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर जिसका नाम है योग और जीवन शैली। इसमें हम पढ़ेंगे कि योग का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और इसमें हम अपने जीवन शैली में कैसे ढाल सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि योग का अर्थ क्या है। योग का बहुत ही अर्थ है, बट पतंजलि के हिसाब से पतंजलि ने जो कहा है, योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण। और इसे योग समाधि है, योग समाधि कहा है वेद व्यास जी ने। और नीचे और बहुत सारी इसमें बताई गई हैं। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि ये किसने कहा है या किनके द्वारा ये बताया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण है, मतलब कठोर निषद ने कहा है कि जो हम योग करते हैं उसमें हम अपनी इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद है कि योग जो हमें पीड़ा से मुक्त करता है, ये बताया भगवत गीता में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है, आगम ने बताया है ये। उसके बाद है भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। ये भारती कृष्णा जी ने कहा है कि जो भगवान से हमारा जो मेल है उसे योग कहते हैं। उसके बाद है आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं। ये पूछा है ब्रह्मोपनिषद ने। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या कहते हैं, हाँ, ब्रह्मोपनिषद ने वो क्या कहा है, आरामदायक मुद्रा को दीर्घ अवधि तक करने बैठने को आसन, मतलब आसन को किसने क्या कहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे याद करिए। फिर आसनों की भूमिका क्या है। आसन योग का तीसरा अंग है। आसन का अर्थ होता है लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति। दूसरे शब्दों में कहे तो आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस प्रकार से रखा जाता है जिससे शरीर के अंगों तथा ग्रंथियों की क्रिया पहले की अपेक्षा बेहतर होकर शरीर तथा मन को स्वस्थ बना सके। मतलब इसमें बताया कि आसनों की भूमिका क्या है। आसन वो होता है जिसमें हम अपने आरामदायक स्थिति में बैठे और इसे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम इसे सरलतापूर्वक कर सके और इससे हमारे जो शरीर तथा मन जो है ना वो स्वस्थ रहे, हमें कोई बीमारियों से हम दूर रहें। अब आसन की परिभाषा क्या है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एल्फोल्ड और नीट के अनुसार हमने आसन की परिभाषा उन्होंने अलग दे रखी है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके अनुसार आसन की परिभाषा क्या है या इन्होंने आसन की कौन सी परिभाषा दी है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो उन्होंने एल्फोल्डेड ने और नीट के अनुसार स्थिर सुख आसनम अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही आसन है। फिर है ब्रह्मोपनिषद के अनुसार आरामदायक मुद्रा में लंबे समय तक बैठने को आसन कहते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था अभी। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि आसन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि आसनों का वर्गीकरण कैसे करा गया है। आसनों को शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। आसनों का वर्गीकरण, एक था धनात्मक आसन, विष्टात्मक आसन और एक संवर्धनात्मक आसन। अब हम पढ़ेंगे ध्यानात्मक आसन क्या होता है। इस प्रकार के आसन ध्यान लगाने को, मन को शांत रखने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। समासन, पद्मासन व सिद्धासन आदि इसके उदाहरण है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम ध्यान लगाते हैं और इससे हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे विश्रात्मक आसन। अपने नाम के अनुसार यह आसन विश्राम करने, थकावट दूर करने और शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए किए जाते हैं। जैसे श्वासासन, मकरासन आदि इसके उदाहरण है। इन आसनों के करने से इस व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से शिथिल हो जाता है। मतलब इसे बताएगा कि विश्रात्मक आसन, इसमें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें पहले ही विश्राम शब्द आ रहा है, तो आपको असली इसमें ये बताएगा कि हम जो विश्राम करते हैं, थकावट को दूर करते हैं और हमारे अंदर जो, अब मालूम थक जाएंगे, हम आराम करेंगे तो ही तो हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, तो इसलिए हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। अब इसके उदाहरण पूछ लेगा जैसे, तो आप श्वासासन कह सकते हो, मकरासन कह सकते हो, बहुत से इसके उदाहरण है। इससे क्या होता है कि हमारा शारीरिक और मानसिक जो होता है ना वो रिलैक्स, शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सर्वाधात्मक आसन। इस प्रकार के आसनों का अभ्यास शरीर के विकास के लिए किया जाता है। जैसे शीर्षासन, हलासन, तड़ासन, भुजंगासन, फिर है चक्रासन, मयूरासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन व सिंहासन आदि इसके उदाहरण है। इसमें मतलब बताया गया है कि इससे हम जो आवाज़ करते हैं हमारे शरीर का विकास होता है और हमारे शरीर बहुत ही
मतलब बहुत सारी बीमारियों से दूर रहती है और बीमारियों का सामना करने के लिए सक्षम रहती है। अब हम पढ़ेंगे रोग निवारक उपाय के रूप में आसन। इसमें बताया महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात जिस स्थिति में मन को आराम प्राप्त हो उस स्थिति को उस स्थिति को आसन कहते हैं। ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार वह मुद्रा जिसमें योगी लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में बैठा रह सके आसन कहलाता है। वैसे आसन शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर को आसानी से लंबे समय तक रखा जा सकता है। यह ध्यान में बैठने के लिए प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। उसका शरीर को आसन के विभिन्न पदों पर रखा जाता है ताकि शरीर के सभी अंग और ग्रंथियों की गतिविधियों में और अधिक सुधार व कुशलता आए, जिसमें हमारे मन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। वास्तव में आसन एक ऐसा साधन है जिससे माध्यम से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। यौगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रोग की रोकथाम होती है। इसमें बताया गया कि जो हमारे दो एक बताया गया महर्षि पतंजलि, तो उनके अनुसार आसन का अर्थ अलग था और जो उसका जो हमारा था ब्राह्मण उपनिषद थे उनके अनुसार अलग अलग था। तो इन दोनों ने ही अलग अलग बताया कि आसन के क्या अर्थ है। उन्होंने हमें समझाया है कि आसन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे रोग दूर भागते हैं, हमें रोग से हम दूर रहते हैं और रोग पर रोकथाम भी लगती है। अब हम पढ़ेंगे योग का महत्व क्या होता है। इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं। आधुनिक युग मानसिक दबाव, चिंता तथा तनाव का युग है। सामान्यतः हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दिन रात भागदौड़ कर रहा है। इसका परिणाम है कि वह शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाता है। इसलिए इच्छाएं पूरी ना हो तो मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है। इसी तनाव एवं जीवन शैली के कारण ज़्यादातर व्यक्ति कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकारों का शिकार हो जाता है। ऐसे में योग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमित योगाभ्यास द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा पाया जाता है। अब क्या होता है कि हमारा जो आधुनिक जीवन चल रहा है तो उसमें हमें क्या है कि हम एक तो हमारे जो इसमें मानसिक असर पड़ रहा है, हमारे मानसिक पे असर पड़ रहा है, दबाव होता है, चिंता होता है, हमें बहुत सारी चिंताएं होती है आधुनिक युग में। तो उन सबसे मुक्ति पाने के लिए हमें रोज़ योगासन करना चाहिए क्योंकि अगर हमारी कुछ इच्छाएं हमें पूरी करनी तो हम बहुत सारी भागदौड़ करते हैं, या कुछ नहीं होता तो हम सोचने लगते कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है वो, तो इससे हमारे मानसिक पर असर पड़ता है, हमारा मानसिक विकास नहीं होता है। तो हमें इसलिए हमें योग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें शांति मिलेगी और हमारा मानसिक विकास भी होगा। फिर पढ़ेंगे रोगों से बचाव व उपचार। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि योग होता क्या। अब योग के फ़ायदे भी हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि अब इससे हम रोगों से कैसे बचते हैं योगों द्वारा। तो हम पढ़ेंगे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त ना दिखना चाहता हो। केवल योग ही इस उद्देश्य की पूर्ति का सबसे सस्ता व सरल साधन है। यौगिक व्यायाम जैसे श्वासन व मकरासन शिथिलता प्राप्त करने के अच्छे हैं, जबकि पद्मासन द्वारा मानसिक थकान दूर होती है। मतलब इसमें बताया गया है कि आज के टाइम में कुछ ही लोगों जो चाहेंगे कि हाँ हम अच्छा दिखें, कुछ ही लोग चाहेंगे कि हम अच्छा ना दिखें, बाकी सब चाहते हैं कि हाँ हम अच्छा दिखें, हमें कोई मतलब हम बहुत अच्छे रहें, हम स्वस्थ रहें। तो इसीलिए हमें योग करना चाहिए। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यौगिक व्यायाम जैसे हो गया श्वासन मकरासन, ये सब करते हैं तो एक तो इससे हम क्या होता है हम रिलैक्स होते हैं। बट जो हम पद्मासन और मतलब पद्मासन करते हैं उससे जो मानसिक थकान है वो भी दूर हो जाती है। हम पढ़ेंगे शारीरिक सौंदर्य बढ़ाता है। अब ये है कि देखो योग जो है ना हमारा शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ाता है क्योंकि हम योग करते हैं तो उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत सी योग है जिससे हमारा शरीर सुंदर होता है, लचीला होता है और बीमारी से दूर भी रहते हैं। यदि हम बीमारी से दूर रहेंगे तो ऑफकोर्सली हमारा शरीर सुंदर ही रहेगा क्योंकि जो हमारा मोटापा ये जैसे मोटापा उससे हमारा शरीर थोड़ा अजीब सा लगता है। हम योग करते तो हमारा मोटापा कम हो जाता है और हमारा शरीर सुंदर लगता है। तो अब इसमें हम यही पढ़ेंगे। शरीर रूप से चुस्त दुरुस्त दिखना इंसानी फितरत है। इस उद्देश्य से योग द्वारा हासिल किया जा सकता है। यौगिक व्यायाम जैसे ये मयूरासन द्वारा चेहरे की चमक बढ़ जाती है और चेहरा पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर व कीर्तियुक्त हो जाता है। मतलब इसमें बताया गया कि जो मयूर आसन है ना वो हम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पे चमक आती है और हमारा चेहरा पहले से ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। फिर हम पढ़ेंगे शिथिलता प्रदान करता है। एक ये है कि उसका क्या होता है कि योग जो है ना हमें रिलैक्स भी फील कराता है। अब मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आज के टाइम में हमें बहुत चीज़ों का टेंशन होता है। योग हमें शिथिलता प्रदान करता है क्योंकि देखो आज आधुनिक टाइम में बहुत सारी टेंशन्स होती है, हम बहुत मतलब हम अनरिलैक्स होते हैं, हमें रिलैक्स नहीं फील होता है और इस कारण हम बहुत सी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या होता है योग के द्वारा हमें रिलैक्स फील होता है और हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। इससे क्या होता है हम बहुत सारी बीमारी से दूर रहते हैं, इसलिए हमें योग करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के आसन को ठीक करता है कि मतलब योग जो है हमारे शरीर के आसन को ठीक कैसे करता है। मान लीजिए आसन संबंधी दोष होने के कारण व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर पाता है।
कर सकता है। उसे प्रत्येक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके कारण वह जल्दी थकता है। ब्रजासन, सर्वांगासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन व धनुरासन के नियमित अभ्यास से शरीर के आसन को ठीक करता है तथा अनेक आसन संबंधी दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो योग करते हैं ना, उससे हमारे शरीर में बहुत सारे आसनों को ठीक करते हैं। जैसे अगर हमें पैरों में दर्द है, फिर हमें कमर में दर्द, तो हम बहुत सारे जब चक्रासन करते हैं तो हमारा कमर दर्द आराम होता है। और हमें ये हमारे आसनों को ठीक करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोटापे को कम करता है। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ना क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में, ये था कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी कहा जाएगा कि क्या योग से हमारा मोटापा कम होता है, या मोटापे कम करने के लिए कौन से आसन का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा योग का प्रयोग करना चाहिए। तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमें कौन से आसनों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल हमारे जो आधुनिक टाइम में हमने देखा है, अधिकतर लोग मोटापे की समस्या हर जगह है, हर देश में, चाहे हम यहाँ की बात करें, अलग देश के, हर जगह यही है। और मोटापे के कारण ना हम उपहास का पात्र बन जाते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि कितने मोटे हैं ये, और हम खुद ही अपने कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते। तो मोटापे के कारण हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं और बहुत सी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हमें योगासनों का प्रयोग करना चाहिए। और ना इसका मोटापे के कारण हम ना बहुत सारे शारीरिक मानसिक समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये तो हमने पढ़ाई था। इसके लिए हमें अब कौन सा योग का प्रयोग करना चाहिए। एक तो हमें करना चाहिए प्राणायाम व ध्यानात्मक आसन, मोटापे को कम करने में सहायक होता है। तो इन दोनों आसनों को आप करोगे तो आपका मोटापा बहुत ही हद तक कम होगा। और एक है कि योगा से ना स्वास्थ्य में सुधार करता है। हमारा जो स्वास्थ्य खराब रहता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, बहुत से रोगों से हमें बचाता है, और जो हमारे अंदर रोग है उन्हें ख़त्म भी करता है। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कौन से वो करने चाहिए कि हमारे अंदर के रोग खत्म हो जाए। तो एक तो श्वासन करना चाहिए। रक्त प्रवाह, स्नायु ग्रंथि व उत्तरसन संस्थानों का कार्य कुशलता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम से स्वास्थ्य में सुधार। मतलब ये होता है कि हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में श्वसन तंत्र भी अच्छा होता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, उसका जो हमारी ग्रंथियाँ या जो उत्सर्जन भी है वो सब भी बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। ठीक है, और ये हमारे बहुत ही अच्छा और हम स्वस्थ रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे 7 लचक में वृद्धि करता है। मतलब योग जो होता है हमारे शरीर में जो लचक में वृद्धि करता है। हम कोई भी आसन या करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हम अपने शरीर को मोड़ते हैं करते हैं तो हमारे में लचक बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई योगासन करा है या जैसे हमने ताड़ासन करा, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में लचक बढ़ती है, हमारी थोड़ी लंबाई खिंचती है। इसमें ये होता है, जैसे अगर हम इसके हिसाब से पढ़े तो इसमें लिखा है लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके शरीर को गतियाँ कुशल व गरिमायुक्त हो जाते हैं। लचक को बढ़ने से चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। विभिन्न योगासन जैसे चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन व शलवासन आदि करने से शरीर की लचक बढ़ती है। मतलब इसमें बताया है कि जो लचक है ना, अब अगर हमारे शरीर में लचक होगी, हम फुर्तीले होंगे तो ऑफकोर्सली हमें चोट भी नहीं लगी, हम चोट लगने से बच सकते हैं। और इसका हम कौन कौन सा आसन, हम अगर योगासन जैसे हम चक्रासन या धनुषासन करेंगे, भुजंगासन ये सब करते हैं तो ऑफकोर्सली हमारे शरीर में लचक बढ़ती है और हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहने में सक्सेसफुल रहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मानसिक तनाव को कम करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि योग से हमारा जो मानसिक तनाव वो कम होता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, तो इन सबको दूर करता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। तो इसमें बताया है कि ये नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने से मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। पद्मासन व सिद्धासन आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि जो हमारा आध्यात्मिक विकास में सहायक करता है या जो हमारे उसके लिए हमारे जो मानसिक या मस्तिष्क नियंत्रण करने के लिए उस अच्छे आसन का नाम बताइए, तो हम उसमें लिख सकते हैं पद्मासन व सिद्धांतासन। फिर इसमें बताइए कि प्राणायाम से भी आध्यात्मिक विकास के लिए लाभदायक होता है। ये आसन ध्यान करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। मतलब प्राणायाम जो आसन है इससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति तो बढ़ती है और साथ में हमारा ध्यान जो हम लगाते हैं उसकी शक्ति भी बढ़ती है। हम पढ़ेंगे योग आसानी पूर्वक किया जा सकता है। तो गैर यौगिक व्यायामों को करने में अधिक समय और धन खर्च होता है, जबकि आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास समय की कमी है। यौगिक व्यायामों को आसानी से किसी भी समतल जगह में तथा बहुत ही कम समय और में कम खर्च पर घर में भी आसानी से किया जा सकता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि योग को हम नॉर्मली अपने घर में भी कर सकते हैं, फर्श पे भी हम आसपास की जगह पे कर सकते हैं, उसमें हमारा खर्च भी नहीं लगेगा। हम पढ़ेंगे नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। ये जो योग है नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है, जैसे यम व नियम जैसी योगिक क्रियाएं, सत्य, अहिंसा, चोरों
ना चोरी ना करना तथा ब्रह्मचार्य के पथ पर चलकर नैतिक अनुशासन सिखाते। इस प्रकार के गुण व्यक्ति को अधिक नैतिक और सदाचारी बनाते। मतलब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे योगी क्रिया, जैसे हम चोरी नहीं करते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी क्रियाएँ करते हैं। तो ये हमें हमें नैतिक सिखाती है कि नैतिक और सदाचारी बनाती है हमारे लाइफ स्टाइल में। शारीरिक शुद्धता, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे अंदर शारीरिक शुद्धता होती है योग के कारण। तो इसमें बताएगा कि हमारे शरीर में मूल रूप से 3 गुण होते हैं, वित्त, वात, पित्त तथा कफ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक हो तो व्यक्ति निरोग रहता है। विभिन्न योगिक क्रियाओं में जैसे नेति, धोती, नौली, वस्ती व कपालभाति आदि नियमित रूप से करने में इन मूल गुणों का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण शरीर को आंतरिक सफाई और स्वच्छता होती है। मतलब इसमें बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ें, तो उसके अंदर स्वच्छता होनी चाहिए। तो ये हमें योग के कारण से स्वच्छता मिलती है। हम पढ़ेंगे सामाजिक महत्व क्या है योग का। एक अच्छे शासन का होना सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन जिन व्यक्तियों के आसन अच्छे होते हैं, समाज में उनकी सराहना की जाती है। ऐसे व्यक्ति लोगों के बीच खड़े होने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों के आसन अनुचित होते हैं वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य में भाग लेने से कतरते हैं। इसलिए एक अच्छे आसन का सामाजिक महत्व होता है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा अगर अच्छा आसन है तो उसमें सामाजिक महत्व मिलेगा। अगर हमारा अच्छा आसन नहीं तो क्या होगा कि हमारे लोग मजाक उड़ाएंगे, हम कोई भी सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद है जीवन शैली। अब जीवन शैली का क्या है वो पढ़ेंगे। लाइफ स्टाइल में हम कैसे उसको सुधारते हैं, योग के कारण हमारा लाइफ स्टाइल कैसे सुधारता है वो पढ़ेंगे। देखिए आसन जो है हमारी जीवन शैली को सुधारता है। सब मतलब इसमें ये बोला है कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सही ढंग से जीवन को जीने की कला मिलती है। मान लीजिए कि हम योग करेंगे तो हम सही ढंग से अपने लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, हम बहुत से कार्य भी कर सकते हैं। तो इसलिए योग का महत्व है हमारी जीवन शैली में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। फिर एक है रोगों से अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोगों से बचाव में आसन के लाभ या निवारात्मक उपाय के रूप में आसन। अब हम कि मान लीजिए हमारे लाइफ में बहुत से रोग हैं, अब कौन से रोग से बचने के लिए हम कौन सा आसन करें, हम ये पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें बोला गया है कि योगासनों का अभ्यास विभिन्न बीमारियों से बचने में मदद करता है। शरीर को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ हमारे मन में भी शांत रखता है। इसी कारण योगाभ्यास आज की ज़रूरत बनता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आसन कई बीमारियों के लिए निवारक उपाय के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि आजकल के लाइफ में हम बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें योग का प्रयोग करना चाहिए। योग जो है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो हमें आज के टाइम में हमें जो योगाभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शारीरिक पुष्टि, एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक पुष्टि का होना अति आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि केवल तभी अच्छी हो सकती है जब व्यक्ति का आसन संतुलित हो। संतुलन, लचक और सामंजस्य शरीर पुष्टि के विभिन्न अंग हैं। इसमें बताया गया कि हमारा शारीरिक पुष्टि होना चाहिए। हमारा शारीरिक पुष्टि होना बहुत ही अच्छा है। अब बोला है कि शारीरिक पुष्टि तभी अच्छी हो सकती है जब व्यक्ति का आसन बहुत संतुलित हो, तब हमारी शारीरिक पुष्टि बहुत अच्छी होगी। फिर थकावट में कमी। अब योग के कारण हमारी जो थकावट है वो बहुत कमी होती है, थकावट में कमी होती है। वैसे भी नॉर्मली अगर हम योग नहीं करेंगे आज के टाइम में तो ऑफकोर्स हम छोटे छोटे काम में थक जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई काम करा, हम थक जाते तुरंत। वही हम अगर योग करेंगे तो थकावट थोड़ी कम होगी। एक ये कि योग से ना हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूती मिलती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती मिलती है हमारे जो मांसपेशियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें बताया है कि जो आसन का नियमित रूप से अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ साथ ही मांसपेशियों की दक्षता भी बढ़ाता है। योगासन शरीर में वसा को जमने नहीं देता है और मांसपेशियों के आकार में वृद्धि करता है। मतलब ये कि जब हम योग करते हैं तो हमारे जो मांसपेशी है उसके आकार में वृद्धि होती है और जो वसा जिसे मान लीजिए हम फैट कहते हैं उसको जमने नहीं देता। मतलब मोटे नहीं हो सकते, बिकॉज अगर फैट नहीं होगा तो हम मोटे नहीं होंगे, तो उसे ज़्यादा जमने नहीं देता, जितनी ज़रूरत है उतना ही रहता है फैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में सुधार। मतलब हमें तो पता है हृदय वाहिका क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसमें ये बहुत सुधार करता है, कुशलता भी करता है, सुधार करता है। उसके बाद हृदय वाहिका संबंधी योग्यता खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए ज़रूरी आसनों के विभिन्न प्रकार जैसे कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी आदि कुशलता को बढ़ाने में लाभदायक है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से आसन करता है तो उसकी हृदय वाहिका संबंधी योग्यता में सुधार आता है। अब हम पढ़ेंगे वाक शक्ति को बढ़ाता है, इम्प्रूव स्पीच। मतलब मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ होते हैं ना कि किसी बहुत सारे लोगों के सामने जाके बोल नहीं पाते, डर सा लगता है, तो उसमें भी बता रहा है कि हमारी वाक शक्ति को बढ़ाता है। जैसे इसमें बताया कि योग आसन वाक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि यह डायाफ्राम को
अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। डायफ्राम पर अनुचित आसन के कारण अधिक दबाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से तथा कुशलतापूर्वक नहीं बोल पाता। मतलब ये बताइए कि डायफ्राम तो हमें पता ही है कि नॉर्मली जो डायफ्राम है हमने पढ़ा है साइंस में तक, उसमें बताया कि अगर हमारे डायफ्राम में ज़्यादा दबाव पड़ता है तो हम ना सही रूप से बोल नहीं पाते कुशलतापूर्वक से, हमें बहुत सी परेशानी होती है। तो ये जो योग है ये उसको संतुलित रखता है तथा हमें बोलने में, हमारे जो कुशलतापूर्वक बोलने में सहायता भी करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अस्थियाँ तथा जोड़ होना वो मजबूत होता है। अब योग करने से जो हमारी अस्थियाँ हैं और जो हमारे जोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उनमें कोई मतलब कमी नहीं आती है, इस कारण हम रोग नियुक्त रहते हैं। तो पढ़ेंगे श्वसन संस्थान में सुधार। अब ये जो तो हमारा श्वसन संस्थान तो हमें पता है हम फेफड़ों से ही लेते हैं, तो वो क्या करता है कि ना जो फेफड़ों में शुद्धि होती है, जो रक्त की शुद्धि होती है, हमें पता है कि फेफड़ों में हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड जाते हैं। तो क्या होता है कि फेफड़ों के पास जाकर ना हमारे ब्लड में ना चेंजेस होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ऑक्सीजन आता है। तो इससे क्या होता है, ये होता है तो इसमें होता है, इसमें बहुत सारे योगासन किया जाता है फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। यदि हमारे फेफड़े सही से काम नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे ब्लड का शुद्धि नहीं होगा, इस कारण हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम बच जाते हैं, हमें रोग उतने नहीं होते। अगर हम योग करें तो हमारे फेफड़ों में श्वसन संस्थान में सुधार होगा और फेफड़े भी सही रहेंगे। उसके बाद है रोगों व विकारों से बचाव। अब हमें इतना तो बताइए कि योग के कारण हम रोग से और जो विकार है उनसे हम बचते हैं, हमें बहुत सारे रोगों से योग के कारण बचाव मिलता है। अब पढ़ेंगे मानसिक विकार से डिप्रेशन, चिंता का निवारण। मान लीजिए आज के टाइम में हमें बहुत सारा डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का, तो योग के द्वारा हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और हमें डिप्रेशन से योग हमें दूर करते हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार। अब क्या होता है योग के द्वारा हमारा जो परिसंचरण तंत्र में सुधार होता है। मान लीजिए जैसे कि हम नॉर्मली टाइम में अगर हमारी बॉडी का जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है 21 सेकेंड में, ठीक है, बट अगर हम योग कर रहे हैं तो उस टाइम में वो 15 से 16 सेकेंड में ही पूरी बॉडी का चक्कर लगा लेता है। तो इससे क्या होता है योग के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है और इससे क्या होता है हम हर कार्य को करने में कुशल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हमें योग करना चाहिए, इसके बहुत से फायदे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। मान लीजिए प्रतिरक्षा से तो हमें पता ही चल रहा है कि हम अपनी रक्षा कैसे करें, उसको भी करता है। मान लीजिए कि हम अगर नियमित रूप से आसन करेंगे तो हमारी जो अपनी रक्षा करने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हम रोगों से भी बचेंगे। ऑफकोर्स लिए तो हम बाहरी से तो बच जाएंगे, पर अंदर में रोग होते हैं उनसे भी बचाने में हमारी हेल्प करता है योग। अब पढ़ेंगे पाचन तंत्र में सुधार। जो योग है हमारे पाचन तंत्र में भी सुधार करता है। जैसे नियमित रूप से किए गए आसनों के अभ्यास से जो हमारा पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा ठीक होता है, इसी के साथ हमारे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है और इससे हमें बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अब पढ़ेंगे स्नायु तंत्र की कुशलता में सुधार। हम इसमें बोला नियमित रूप से आसन करने के कारण अंतर्ग्रंथन की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, नाड़ी पेशियां तालमेल अच्छा होता है, जिससे किसी भी क्रिया को करने के लिए दौरान ऊर्जा की खपत कम होती है। आसन करने से मानसिक शक्ति तथा स्मरण शक्ति में सुधार होता है। मतलब इसमें यही बताया गया कि मान लीजिए हम आसन करते हैं कुछ भी, तो हमारे जो नस हैं वो सब अच्छे से काम करते हैं और जो हमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जो हमारा जो कोई कार्य करते हैं उसमें हमारी ज़्यादा ऊर्जा खपत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र की कुशलता में सुधार। नियमित रूप से आसन करने में उत्सर्जन तंत्र के सभी अंगों को कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य के पदार्थ जैसे कि लैक्टिक एसिड, फॉस्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड व सल्फेट आदि सुचारू रूप से तथा जल्दी ही शरीर से निकल जाते हैं और इससे थकावट महसूस नहीं होती है। अब नेक्स्ट है जीवन शैली संबंधी बीमारी से बचाव में योग की भूमिका। अब यही है कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसी को पूछा है कि हम अपनी जीवन शैली में जो हमें बीमारी है तो उन सबसे जो हमें योग बचाता है उसकी भूमिका क्या है, रोगों से बचाने में योग की क्या भूमिका है। ठीक है, इसमें बोला है कि आधुनिकता के इस युग में विशेषकर शहरों में लोग एक जैसी जीवन शैली को जाने अनजाने में अपना रहे हैं, जिससे उनके पास स्वास्थ्य के प्रति ये साधन बदलाव योग के मौलिक सिद्धांत है, जिससे व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा मनोवैज्ञानिक विकास शामिल है। योग को अध्ययन से तनाव दूर हो जाता है, चयापचय सामान्य होता है, शिथिलीकरण अकल्पना शक्ति में वृद्धि तथा रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। समय तथा नियमित शारीरिक क्रियाओं के लिए समय का बहुत अभाव है, इसी कारण लोगों में स्वास्थ्य संबंधी आदतें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आजकल की जीवन शैली का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों, युवा तथा प्रौढ़ों पर पड़ रहा है। इसमें प्रौढ़ों का मतलब बूढ़े लोग बताए गए हैं, तो उन पे पड़ रहा है।
क्योंकि आज के व्यक्ति पैदल चलने की बजाय गाड़ी से चलते हैं, प्राथमिकता देता है, यहाँ तक कि पास में रखे उपकरण को भी बंद करने के लिए रिमोट के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं। मतलब इसमें यही बताया कि आज के टाइम में हम क्या है, बहुत ज़्यादा पहले ये था कि गाड़ी वाड़ी इतनी थी नहीं, तो हम कहीं भी जाते थे पैदल जाते थे, या कोई कार्य करते थे हम बहुत मेहनत करते थे। इससे क्या होता था, हमारा शरीर स्वस्थ रहता था, हम बीमारी से दूर रहते। पर अब के टाइम में क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, हम इतने मतलब वो हो गए हैं, कार्य करना नहीं चाहते, हर कार्य में सुविधा चाहते हैं। इससे क्या हम बहुत सी बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो उन सबके बचाव में योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम योग करें तो हम अभी भी रोगों से बचाव कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही बताया, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा फिजिकल का 3 चैप्टर था, जो कि हमने आपको पूरा समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम पढ़ेंगे 3.2 मोटापा। अब हम जानते हैं कि बहुत सी बीमारियां होती है, हमने पढ़ा था मोटापा सबसे मेन बीमारी है, उसके द्वारा हम योग के द्वारा इससे दूर हो सकते हैं। आज के टाइम में हम हर व्यक्ति को देखते हैं मोटापे से ग्रसित होता है और उससे बहुत ये होता है। और मोटापे के कारण वो जो हमारे समाज में है ना, उसका उपहास उड़ाया जाता है, वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है, वो खुद का मतलब अपने खुद के कार्य करने में भी सक्षम नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि मोटापा हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, और उससे हमें उस मोटापे के कारण हम बहुत से रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और हम अपने कार्य करने में सक्षम नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अब इसमें ये बताया कि अब हमें पता है कैसे करें कि हाँ मोटे हैं या नहीं। तो उसका फॉर्मूला है निकालने का, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, शरीर का जो हमारा वेट है पहले वो डिवाइड में हम करेंगे, हमारी जो ऊंचाई है इंटू में हम करेंगे, मतलब ऊंचाई इंटू ऊंचाई करेंगे। ठीक है, हाइट इंटू हाइट करेंगे, फिर वो हमारा फिर निकल जाएगा कि हाँ हम मोटे हैं या नहीं। अब हम पढ़ेंगे मोटा, तो हमें पता है क्या है मोटापे के वो है, हम पढ़ेंगे मोटापे के कारण क्या क्या हैं। तो मोटापे के कारण है, देखो अब ऑफकोर्सली हम काम नहीं करेंगे, आरामदायक जीवन शैली बिताएंगे या कुछ भी, तो ऑफकोर्सली हमारा मोटापा होना ही है। क्या, एक तो देखो आरामदायक जीवन शैली, अब हम आरामदायक जीवन शैली करेंगे, कोई परिश्रम नहीं करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऑफकोर्सली मोटे होंगे। ठीक है, हमारा शरीर सुस्त होता जाएगा और हम मोटे होते जाएंगे। उसके बाद है अनुवांशिक कारण। कभी कभी क्या होता है कि अनुवांशिक कारण हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता मोटे तो उनके बच्चे भी मोटे हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है। फिर यह हो जाएगा कि चयापचय क्रिया के कारण, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ व्यक्तियों ने चयापचय क्रिया तेज की, और कुछ हाँ मान लीजिए कि जैसे हमने खाना खाया या कुछ भी, तो हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होती है। तो इससे क्या होता है कि, या फिर हम जैसे मान लिया हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं है, फैट होता है, तो इससे हम मोटे होने लग जाते हैं। फिर हाँ, जैसे ऑयली चीज़, आज के टाइम में लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये, तो इसके कारण क्या होता है कि फैट बढ़ता है और लोग मोटे होते जाते हैं, और ऊपर से आरामदायक जीवन शैली तो है ही। तो सोच सकते हो कि भाई क्या हो सकता है, और ज़्यादा ही मोटे होंगे। फिर इसके बाद शारीरिक मेहनत कम होना। अब मान लीजिए हम अगर शारीरिक मेहनत कम करेंगे तो भी हम मोटे हो सकते हैं। यदि हम शारीरिक मेहनत करेंगे तो हमारा मोटापा थोड़ा कम होगा, हमारा फैट कम होगा। बट अगर यदि हम शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो हम ऑफकोर्सली बहुत मोटे होते जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले के टाइम में ये था कि लोग मेहनत का कार्य करते थे, खुद ही अपना कार्य करते थे, किसी भी चीज़ के भरोसे नहीं रहते थे। बट आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में हम लोग क्या है कि किसी न किसी चीज़ पे वो रहते हैं कि हाँ डिपेंड है कि हाँ हमें उस चीज़ के द्वारा अपना कार्य करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक जीवन शैली चुनते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम कोई और ही कर दे या हम ज़्यादा ना करें। तो इससे क्या होता है कि हम बीमार होते जा रहे हैं। फिर ये बार बार खाने की आदत, अब ये क्या होता है कि अगर हम बार बार खाने की आदत जो होती है ना, तो इससे क्या होता है हमारा मोटापा बढ़ता है, क्योंकि अगर हम बार बार खाएंगे तो हमारी जो पाचन क्रिया हो रही है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, और फिर क्या होता है कि हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। फिर तनाव व दवा, अब कभी कभी क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के कम या ज़्यादा होने के कारण थायराइड नामक बीमारी हो सकती है, जो मोटापे का कारण है। अब क्या है कि मोटापे का कारण है थायराइड क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी कभी अगर थायराइड हमारे ना हार्मोन है वो कभी ज़्यादा कभी कम होगा तो भी हम मोटे हो सकते हैं। फिर खान पान, अगर हम बहुत ज़्यादा पैकिंग का खाना खाते हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल लोग ऑयली चीज़ खाते हैं हर एक चीज़, तो इससे भी हो जाता है कि हम मोटे हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर तनाव व दवा, अब मान लीजिए कि हम ज़्यादा तनाव लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, वो करेंगे और अपना मानसिक वो नहीं करेंगे तो ऑफकोर्सली हम मोटे होंगे, और जो हमारा हार्मोन्स है वो काम नहीं करेंगे ढंग से और हम मोटा होते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मोटापे के लक्षण, अब क्या होगा कि छोटे सांस लेना, मान लीजिए मोटापे के लक्षण क्या है कि हम मतलब ज़्यादा लंबी सांस नहीं ले पाएंगे, शारीरिक भार, हमारा जो बॉडी का वेट है वो बढ़ता जाएगा। फिर हड्डियों में जोड़, और फिर क्या हमारे जो हड्डियाँ और जोड़े हैं उनमें दर्द होने लगता है। फिर त्वचा रोग होना, हमें त्वचा रोग होना चालू हो जाता है। इससे हमें पता, अगर ये सभी लक्षण है तो इसका तो हम मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मोटापे के कारण होने वाली बीमारी, अब हमने ये तो पढ़ लिया मोटापा क्या है, मोटापे के कारण क्या। अब इससे क्या, मोटापे के कारण हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती, एक तो होता है सबसे पहले मधुमेह,
डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप बीपी, उसके बाद रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। मान लीजिए हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो अधिक से ज़्यादा बढ़ने लगता है। और फिर पेट दर्द, हमारा पेट दर्द होने लगता है। हृदय संबंधी समस्याएं, जो हमारा हार्ट की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। फिर सिर दर्द होता है, कब्ज़ होता है, नपुंसकता होती है, बांझपन, रीढ़ की हड्डी की विकृति। तो इसमें बस ये बताया, और इसमें बताया कि थकान भी होता है और मानसिक दुर्बलता हो, हम बहुत ज़्यादा थकने लग जाते हैं। यदि मोटे हो गए तो हम बहुत ज़्यादा थकने लगते हैं, हम कोई भी कार्य को ज़्यादा नहीं कर पाते, हम तुरंत ही थकने लग जाते हैं। तो ये सब कारण है हमारे, इन सब मतलब हमें से बीमारियाँ होने लगती हैं। मोटापे की निवारक आसन, हमने पढ़ लिया कि बीमारियाँ होती हैं, इसके लिए हम कौन से आसन को करना चाहिए। एक तो वज्रासन, एक हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्यासन, अंतरासन। अब हम पढ़ेंगे वज्रासन क्या होता है। वज्रासन जो होता है वो, वज्र का मतलब तो हमें पता है ये कठोर चीज़ होती है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। और ना ये जो होता है ना, इसको हम इसमें वज्रासन में हम क्या करते हैं, इसमें अपने पैर के उस पर बैठते हैं, इससे हमारा पैर जो होता है ना बहुत ज़्यादा कठोर होता है और हमारे जो पैर की ताकत जो होती है, सहने की क्षमता होती है, बढ़ती है और मजबूत होता है। और जो हमारा शरीर का निचला भाग है ना वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब इसको बताया गया कि अब इसके लाभ क्या होते हैं। इसमें विधि है, तो विधि उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगी। अब हम मोटापे के लिए कर रहे हैं तो हमारा लाभ तो होगा, हमारा वजन तो कम होगा ही, फेफड़े भी मजबूत होंगे जिससे हम लंबी लंबी सांस ले पाएंगे। जो हमारी पिंडली और जंघा है उनका अच्छा व्यायाम होगा, जो मतलब हमारा जो शरीर का निचला भाग है उसका व्यायाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और उसको मजबूती मिलेगी। जो पैर हमारे मांसपेशियाँ उनको भी मजबूती प्रदान होगी और लाभदायक वो होगा। फिर रक्त संचार में सुधार होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जो योग के कारण जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम पढ़ेंगे इसकी सावधानियाँ, कि हम वज्रासन कर तो रहे हैं पर इसकी सावधानियाँ क्या क्या, हमें उसको करने से पहले सावधानियाँ कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहला, जिसकी एड़ी में दर्द हो वो इससे ना करे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एड़ी में ज़्यादा दर्द हो तो इसे ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिसका जोड़ों का दर्द हो उसे भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हानिकारक हो सकता है। और फिर इस आसन को करते समय यदि चक्कर, कमजोरी, कमर दर्द जैसी समस्या आए तो कुछ दिन ये आसन नहीं, मान लीजिए ये हम आसन कर रहे हो, मुझे कमजोरी, चक्कर कुछ भी है तो कुछ दिन ये आसन नहीं करें, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, लाभदायक नहीं होगा। फिर हम पढ़ेंगे कि हस्तासन क्या होता है। हस्त का अर्थ होता है कि हस्तासन को ऊपरी सलाम वाली मुद्रा कहते हैं। मतलब मान लीजिए हम सीधे खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हैं और ऊपर की ओर अपना मस्तिष्क करते हैं। नमस्कार नहीं, हाथ दूर है, ठीक है। ये जो हस्तासन है ना, ये जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हमने देखा सूर्य नमस्कार में हर एक आसन आता है, तो उसमें से किसी एक, मतलब उस जो सूर्य नमस्कार उसका एक अंग है, उस आसन का ये एक अंग है, ठीक है। इसको हम कर से हमारे जो कमर की चर्बी है ना वो कम होती है बहुत ज़्यादा। अगर हम इस आसन को करेंगे तो हमारे कमर की चर्बी कम होगी और जो हमारी ज्ञानेंद्रिय मांसपेशी सब मजबूत होगी। और उसके बाद है विधि। अब उसको विधि तो ईजिली आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे भी समझ आ जाएगी, तो विधि एक्सप्लेन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पढ़ेंगे लाभ क्या, हमें पता है इसके लाभ क्या क्या होंगे। इस आसन के करने से संपूर्ण शरीर को, हमारी पूरी बॉडी को आराम मिलता है। जो हमारे गर्दन, कंधे, ये इनको तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बिकॉज हम अपना हाथ ऊपर करके वो करते हैं, तो इसका दर्द, हमारे हाथ पर जो दर्द होता है हाथ में, गर्दन में, ये सब ऊपर की ओर करते हैं तो हमारा दर्द खत्म हो जाता है। फिर ये आसन बच्चों को कद बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। आप अगर इस आसन करेंगे तो हमारा जो कद है ना वो बढ़ेगा। फिर कमर की लचक, हमारी कमर की लचक भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी है। फिर है इस आसन से ताड़ासन के भी सभी लाभ मिलते हैं। मान लीजिए हम ताड़ासन तो करते ही हैं, हमने पढ़ा है ताड़ासन के बारे में, पर जो अगर हम इस आसन को करें ना तो ताड़ासन में जो लाभ हमें मिलते हैं वो इस आसन में भी मिलेगा। फिर है यह आसन संघ प्रक्षालन क्रिया के लिए उपयोगी है। ये मतलब मान लीजिए कि उदर विकार के लिए भी, हमारा जो उदर है, हमने पढ़ा है कि जो हमारा पेट के अंदर की जो उदर होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अस्थमा, उच्च रक्तचाप और बहुत सी बीमारियाँ इसके लिए लाभकारी है, मतलब उन सब बीमारियों से हमें दूर करता है। और ये फेफड़ों की जो क्षमता है वो भी बढ़ाता है। फिर उसके हम पढ़ेंगे सावधानियाँ में क्या क्या नहीं करनी चाहिए। कोहनियाँ बिना मोड़े अपने दोनों हाथों को जितना संभव हो सके चोट या बीमारी की अवस्था में यह आसन है। मतलब बोल रहा है कि जब हम चोट या बीमारी, तो हम उसे आसन में हमें नहीं करना चाहिए, इस आसन को उस अवस्था में। और एक है कि कोहनियाँ, और जो हमारा कोहनियाँ जो उसको बिना मोड़े हमें हाथ को ऊपर करना है, ठीक है, जितना हाथ हम खींच सके ऊपर की ओर खींचना है। फिर अब बैक पेन वाले को ये आसन नहीं करना, जिसको पीछे दर्द हो या बैक पेन हो उसे आसन बिल्कुल भी नहीं करना, उसके लिए हानिकारक होगा। बस इस चैप्टर में इतना ही था, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो बस हमारा एक पॉइंट छूट रहा था, अर्ध मत्स्यासन। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसे बोले संस्कृत का अर्थ है, मतलब ये ना ये जो अर्ध मत्स्यासन है ना, ये संस्कृत का एक मतलब अर्थ है, इसका मतलब होता है आधा। अर्ध मत्स्यासन मतलब ये जो मछलियों की तरह, हमें अर्ध देवता हमने देखा है मछलियों की, उसकी तरह होती है ये मुद्रा। जब हम ये आसन करते हैं तो ये हम रीढ़ को ना आधा मोड़ते हैं, और जो शरीर को ना पूरे, मतलब शरीर पूरी तरह से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस आसन को अर्ध मत्स्यासन नाम योग के जन्मदाता मत्स्यासन नाथ के नाम पर रखा गया है।
अब इसकी विधि तो आप पढ़ोगे तो आपको इसलिए समझ आ जाएगी, इसको हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे इसकी साथ। एक बार नज़र डाल लीजिए इस पर, आपको समझ आ जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ क्या क्या होते हैं। शरीर से अनावश्यक चर्बी, मतलब हमारे शरीर में जो ज़्यादा चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है, शरीर सुंदर हो जाता है, ठीक है। उसके कहते हैं इस आसन से रीढ़ की हड्डी मालिश, रीढ़ की हड्डी की मालिश, तो रीढ़ का हड्डी जो होता है हमारा लचकदार बन जाता है। फिर पढ़ेंगे ये आसन जो हमारे पाचन तंत्र होता है, जो अपशिष्ट होते हैं ना, उन सबको बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर इस आसन से आंतरिक अंगों की सफाई हो जाती है, जो हमारे बॉडी के अंदर के अंग हैं उनकी सफाई हो जाती है। फिर इस आसन से नाड़ियों को लाभ मिलता है, मतलब जो हमारे नस हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ये मोटापे को रोकता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि हम मोटापे को रोकने के, ये मोटापे को रोकता है। हम पढ़ रहे हैं कि मोटापे को रोकने के लिए हम कौन सा आसन करते हैं, ऑफकोर्स हम ये आसन करें तो मोटापे को तो ये रोकेगा ही, तो ये तो ईजिली पॉइंट है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको सही तरीके से करने पर जिगर तिल्ली हरकत में आते हैं, जिससे पैनक्रियास ग्रंथि का स्राव नियंत्रित होता है, जो हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है। मान लीजिए अगर हम इस आसन को सही से करेंगे तो हमारी बॉडी में जो शर्करा होती है ना, उस शर्करा को कम करता है, इससे क्या होगा, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती है। अब ये जो हमारा उच्च रक्तचाप, अस्थमा, ऑस्टियोपेरोसिस के लिए लाभकारी, जो बीमारी है उनके लिए लाभकारी है। अब सावधानियाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें ये नहीं करना है, वो उनके लिए हानिकारक होगा बहुत ज़्यादा। एक मासिक धर्म के दौरान ना करें, मासिक धर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म का अर्थ होता है पीरियड्स, तो उसके दौरान हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्सर, हार्निया, हृदय रोगी, पेट के रोगी भी इस आसन को ना करें। फिर अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द हो तो अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो तो हमें आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक होगा। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे बचाव के तरीके। इसको अपने एक बार नज़र डालिए, बहुत ईजी है, आपको पढ़ने में आसान भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का मीन्स होता है हम चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे। तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको 3.1 एंड 3.2 करवाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस चैप्टर में। आगे मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको 3.3 एंड 3.4 एंड 3.5 करवा दूँगी, जो कि मैं बुक में से ही करवाऊँगी। आपको बुक में से मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।